नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 15 सितंबर 2022 को रेलवे ग्रुप डी का पहले शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ग्रुप डी के सभी 50 शिफ्ट की ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां से आप लोग इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग सारे शिफ्ट की फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहां से आप लोग फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि हर दिन कम से कम 10 से 15 प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए आपका रिवीजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर की अगर हम लोग बात करें तो आज एक प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में किस शतरंज खिलाड़ी को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो 25 तारीख को भी यहाँ से प्रश्न आया था। और ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग चेस की बात करते हैं तो ये पुरस्कार मिला है अभिजीत कुंते को। इससे पहले आपसे पूछा गया था कि ये पुरस्कार रेसलिंग में किसे मिला है, तो सज्जन सिंह को मिला था। केसी लेखा को बॉक्सिंग में मिला था। अभिजीत कुंते को चेस में मिला है। दविंदर सिंह गर्चा को हॉकी में और विकास कुमार को कबड्डी में ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 के ई पंचायत पुरस्कार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो इसमें उत्तर प्रदेश राज्य आपका शीर्ष में रहा है। आपको ध्यान रखना है कि श्रेणी 1 में जो पहला स्थान है वो आपके उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार को मिला। दूसरा स्थान इसमें असम और छत्तीसगढ़ का था, जबकि तीसरे स्थान पर इसमें आपके उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य रहे थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये गवर्नर कब बने थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 12 दिसंबर 2018 को ये गवर्नर बने थे और इनको यहाँ पर कार्यकाल का विस्तार भी दिया गया है। तो आरबीआई के ये आपके 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न देखिए फिर रिपीट हुआ है कि जनवरी 2022 में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में खोला गया है। तो ये जो आपका ग्राफीन नवाचार केंद्र है, आपको ये ध्यान रखना है कि केरल में जो त्रिशूर नाम का जिला है वहाँ पर इस नवाचार केंद्र को खोला गया है। और ये प्रश्न आपका तीसरी बार यहाँ पर पूछा गया। एक प्रश्न कोई आया था पोषण अभियान से कि पोषण अभियान को कितने समय के लिए बढ़ाया गया, मतलब कुछ इस प्रकार का ये प्रश्न था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पोषण अभियान है इसको पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से लॉन्च किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था कि हमारे देश में 0 से 6 साल के जो भी आपके स्टंटिंग बच्चे हैं 38.4%, इसको हम लोग 2022 तक कम करके 25% तक ले आए। और इसी के उद्देश्य से पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। स्टैटिक जीके से एक प्रश्न पूछा गया, रिपीटेड है, कि पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष के त्यौहार को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है नौरोज। केरल की अगर हम लोग बात करते हैं तो विशु कहा जाता है, कल ही पूछा गया। महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा है। जम्मू और कश्मीर का नवरेह है। आंध्र प्रदेश का उगादी है। उड़ीसा का पाना संक्रांति है। पश्चिम बंगाल का नया साल पोइला बैसाख है। असम का होता है बोहाग बिहू। तो ये सारे नए साल के त्यौहार हैं। पहले भी इनसे प्रश्न आ चुका है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो उसी के बाद में रिट यहाँ पर जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो रिट है वो आपके आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और जो हमारे देश में हाई कोर्ट हैं उनके द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट आपका जारी किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस प्रकार का था कि कोयले की किस राज्य में सबसे ज़्यादा खान है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग खान की बात करते हैं
तो संभवतः आपको झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा खान मिलेंगी, जैसे कि रानीगंज हो गया, झरिया है, धनबाद है, बोकारो है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कोयले के भंडारण की, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो कोयले का रिजर्व है वो झारखंड में है, दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। लेकिन जब हम लोग उत्पादन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में कोयले का उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है, उसके बाद में उड़ीसा करता है और उसके बाद में नाम आता है मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बौद्ध धर्म की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हमारे देश में 84 लाख से भी ज़्यादा लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और इसमें से 65 लाख से ज़्यादा लोग अकेले आपके महाराष्ट्र राज्य में निवास करते हैं। अब इस प्रश्न में आप लोग गलती कर सकते थे सिक्किम या फिर कोई अन्य राज्य टिक करके, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की जो जनसंख्या है वो आपको महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो रिपीटेड प्रश्न है। ताप्ती नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में गविलगढ़ की पहाड़ियों के पास में मुल्ताई नाम का स्थान है, वहाँ से आपकी ये ताप्ती नदी निकलती है और आपको ये ध्यान रखना है कि वे आप खंबात में जाकर के ये जल गिराती है और ताप्ती नदी के किनारे ही गुजरात का सूरत शहर स्थित है। अमरावती, पंजरा, बोरी, पूर्णा, सिपना, वाकी ये सारी ताप्ती की सहायक नदियां हैं। एक प्रश्न कुछ ऐसा आया था, एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं मिला है, कि बावड़ी किस राज्य के जल संरक्षण की पद्धति है या फिर सिंचाई का तरीका है। तो बावड़ी मुख्य रूप से आपके कुओं को कहा जाता है और राजस्थान में ये जो कुएं होते हैं इन्हीं को हम लोग बावली कहते हैं या बावड़ी कहते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। जल संरक्षण के आपके राज्य में अलग अलग तरीके हैं और इनसे पहले भी प्रश्न आ चुका है, जैसे कि राजस्थान का खाड़िन या फिर खादिन है, टंका है, नाड़ी है, कर्नाटक में आपका कट्टा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का भी पूछा जा चुका है, यहाँ का बंदिश है, बिहार वाला भी आ चुका है, आहार और पाइन है, केरल का सुरंगम है, हिमाचल प्रदेश का कुल है, तमिलनाडु में इसको एरिस कहते हैं। तो ये सारे नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1901 में किस रिफाइनरी कंपनी की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा 1901 में असम में डिगबोई तेल रिफाइनरी नाम से एक कंपनी की स्थापना की गई थी। 12 सितंबर को पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि आज़ाद भारत में जो हमारा पहला तेल का स्थान है वो कहाँ पर खोजा गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नाहरकटिया असम में ये खोजा गया था। और अगर हम लोग भारत में पहले तेल के कुएं की बात करते हैं तो ये आपका 1889 में असम के डिगबोई में खोजा गया था। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न सिंपल सा पूछा गया कि गोवा की राजकीय भाषा क्या है। पहले भी इससे प्रश्न आ चुका है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी अलग थी। तो गोवा की अगर हम लोग आधिकारिक भाषाओं की बात करते हैं तो गोवा में इनकी संख्या टोटल 3 है। अंग्रेजी और कोंकणी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपकी यहाँ पर प्रथम राजकीय भाषा है। और अगर हम लोग द्वितीय राजकीय भाषा की बात करते हैं तो मराठी यहाँ पर आपकी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वनों की कटाई से क्या प्रभाव होता है। अब इस प्रश्न को तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार डील करेंगे, बाकी आपको पता होना चाहिए कि वनों की कटाई से जो हमारी मिट्टी है उसका भी कटान बढ़ जाता है। इसके अलावा वन जो हमारे होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ती है और इससे आपका जो इन्वायरमेंट है वो और ज़्यादा गर्म होने लगता है। तो ये सारे प्रभाव होते हैं वन की कटाई के। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट है जो कि दूसरे आवर्त का मेंबर नहीं है। मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा दूसरा और तीसरा आवर्त है इसमें आपको टोटल 8 मेंबर देखने को मिलेंगे। सेकंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपका लिथियम है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान है। एक लोगों ने बताया कि आपके तीसरे आवर्त से भी पूछा गया था कि इसमें कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो तीसरे में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस,
सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है। एक लोगों ने ये बताया कि दूसरा आवर्त और तीसरा समूह पूछा गया था। तो तीसरा समूह क्या था, ये आप लोग नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी एसिडिक रेन होती है इसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें आपको सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखने को मिलते हैं। जब बारिश होती है तो उसके दौरान ये पानी इनके साथ में अपक्रिया करता है और इसी से आपका नाइट्रिक अम्ल और गंधक बनता है, गंधक का तेजाब बनता है और इसीलिए यहाँ पर जो पानी है वो आपका अम्लीय हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बेकिंग सोडा की किसके साथ अपक्रिया होने से धावन सोडा बनता है। अब ये प्रश्न एग्जैक्ट मुझे नहीं पता चला है, कुछ इसी प्रकार का ये प्रश्न था। हालांकि इससे पहले जो प्रश्न आ चुका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि साधारण नमक, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अपक्रिया से आपका बेकिंग सोडा बनता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ये जो हमारा बेकिंग सोडा है जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो इससे आपका धावन सोडा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है। तो ग्लूकोज की अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सा पूछा गया, तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है? ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। चलिए नीचे कमेंट में आप लोग मुझे ये बता दीजिएगा कि जो हमारी चीनी है यानी कि जो शुगर होता है उसका फार्मूला क्या है, वो आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कार्बन के साथ कौन एकल और द्विबंध बनाता है। अब इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे एल्केन होते हैं, एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी सिंगल होता है। वहीं पर अगर हम लोग एल्कीन की बात करते हैं तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एल्केन और एल्कीन होना चाहिए। बाकी ऑप्शन जो दिया गया था उसके अनुसार आप लोग इसे टिक करेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कॉपर क्लोराइड का जो रंग है ये कैसा होता है। कॉपर क्लोराइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला CuCl2 होता है और इसका रंग होता है हल्का सा भूरा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा लाइट ब्राउन कलर का एक सॉलिड होता है और ये आपके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ग्रीन ब्लू डाइहाइड्रेट का निर्माण करता है। फिजिक्स पर आते हैं, तो फिजिक्स से एक प्रश्न पूछा गया कि लेंस के लिए आवर्धन का फार्मूला क्या होता है। तो लेंस के लिए होता है M=V/U। क्या होता है? V/U, जहाँ पर B आपके वस्तु की दूरी इमेज की दूरी और U आपके वस्तु की दूरी होती है। वहीं पर अगर हम लोग दर्पण की बात करते हैं तो इसके लिए आवर्धन -V/U के बराबर होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मैग्निफिकेशन है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। फिजिक्स से एक प्रश्न और पूछा गया कि जो हमारे विद्युत बल्ब होते हैं इनका फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है ये आपके टंगस्टन का बना होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा टंगस्टन है इसका जो गलनांक है वो आपका 3380 केल्विन होता है और इससे ऑलरेडी आपके प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि किसी लेंस के लिए क्षमता 2D और वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। अब देखिए, आपको लेंस की क्षमता दी गई है तो यहाँ से आप लोग फोकस दूरी निकाल सकते हैं। φ=1/f होता है तो f=1/2 हो जाएगा। इसे आप लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। फोकस दूरी आपकी पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर होगा उत्तल लेंस। अब आप लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f = 1/b-1/u। इसके ऊपर मैं आपको बहुत सारे प्रश्न करवा चुका हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से इसको सॉल्व करें और नीचे कमेंट में बताइएगा कि इसका उत्तर क्या आएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध को अगर आप लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ऐड कर देंगे तीनों को तो ये आ जाएगा 6 ओम। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं मिला है कि विद्युत मोटर में ऊर्जा का स्रोत क्या है।
बाकी विद्युत मोटर के बारे में आपको ये पता होगा कि ये हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न क्या था आप लोगों को पता है तो बताइएगा। अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है तो वस्तु आपका कहाँ पर होगा। पहले भी इससे प्रश्न आ चुका है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, इसके बीच में यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है। इमेज आपकी वास्तविक है, उल्टी है, वस्तु से छोटी है। तो उस स्थिति में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आपके सी से दूर होगा या फिर सी और अनंत के बीच में कहीं पर स्थित होगा। बायोलॉजी से एक प्रश्न पूछा गया कि किसके कारण शरीर में ऐंठन होता है। अब इसका भी ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन आमतौर पे हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं उसमें ऐंठन का कारण शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है। तो ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम की कमी से आपके शरीर में ऐंठन होता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये किस में पाया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हरित लवक होता है इसी को हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये हमारा एक कोशिकांग है जो कि मुख्य रूप से सुकेंद्रित पादप कोशिकाओं में और जो भी हमारी शैवालीय कोशिकाएं होती हैं उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। हरित लवक ही वो आपका होता है पौधों में जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इसी से हमारे पौधों को भोजन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच में कौन सा ऊतक पाया जाता है या बनता है। तो इसे हम लोग कहते हैं वसा ऊतक। क्या कहा जाता है? इसे हम लोग वसा ऊतक कहते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारा एक संयोजी ऊतक होता है, शरीर को इंसुलेशन प्रदान करना और जो भी हमारे प्रमुख अंग हैं उनकी रक्षा करने के लिए वसा को संग्रहित करना, ये आपके वसा ऊतक का कार्य है। बाकी एक आपका उपकला ऊतक भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा ये आपको त्वचा की बाहरी परत में देखने को मिलेगा। एक हमारा स्नायविक ऊतक होता है जो कि मुख्य रूप से आपके न्यूरॉन में यानी कि मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलेगा। मांसपेशीय ऊतक की बात करते हैं तो जो भी हमारे शरीर में मूवमेंट होता है उस मूवमेंट के लिए ये हमारे मांसपेशीय ऊतक जिम्मेदार होते हैं। तो इस प्रकार से 15 तारीख को पहले शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को मैंने डिस्कस कर लिया है। 2-4 वीडियो देख करके और जो प्रश्न मुझे प्राप्त होंगे या आपके द्वारा जो भेजे जाएंगे उन सभी को इंक्लूड करके इसका बेस्ट PDF भी आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।